हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम लोग पढ़ाई की दुनिया में बहुत दूर चले गए होते हैं, बट जो सबसे छोटी बात होती है, कभी कभी हम लोग उन चीज़ों को सही से ना सोच पाने के कारण हमें पढ़ाई काफ़ी भारी लगने लगता है कि हम बहुत कुछ सोच नहीं पाएंगे। इस तरह की हमारे दिमाग में कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट आने लगते हैं, जिसके कारण हमें अपने आप में कमी महसूस होने लगता है कि हमारा IQ कम है या फिर हमारा सोचने का तरीका सही नहीं। सही तरीका क्या है सोचने का, आज हम आपको इस पूरे लेक्चर में बस इन्हीं चीज़ों को समझाएंगे कि एक्चुअल में सोचना कैसे है, किसी चीज़ को डिफ़ाइन कैसे करना है, और एक्चुअल में साइंस क्या है, सच में साइंस का क्या परिभाषा है। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का आज का जो टॉपिक दिख रहा है, डिफिनेशन का डिफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ डिफिनेशन, है ना। डिफिनेशन की डिफिनेशन क्या है, परिभाषा की परिभाषा क्या है। एक्चुअल में हम लोग जनरली हम बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो हम लोग को दे दिया जाता है रटने के लिए, वही परिभाषा उसी को रट्टा मार लेते हैं। एक्चुअल में आज हम लोग डिफिनेशन को अपने तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। सो देखिए कैसे। मान लीजिए कि हम आपको ये बोले कि आप अपना डिफिनेशन बताइए, आप अपना यानी खुद को आप डिफाइन कीजिए। कैसे करोगे, क्या करोगे सो बताओ भाई। हम आपसे आपका डिफिनेशन पूछेंगे तो आप आराम से खड़े हो जाओगे और बोलोगे कि देखिए सर, मेरा हाइट इतना है, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, मेरे फादर का नेम है ये, मेरे मदर का मेरे पेरेंट्स ये, जितने भी अपने बारे में डिटेल्स होगा, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है ना। अपना जितना भी डिटेल्स होगा आप बताओगे, अपने रिलेटेड जो भी बात होगा सारा बताओगे, कहोगे सर यही मेरा डिफिनेशन है। कहेंगे एक्चुअली एकदम राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस डिफिनेशन में। बट अगर आप इसी बात को एक शॉर्ट इंट्रो के टर्म में कहते हैं, आप इससे देखिए डिफिनेशन से आप क्या बताना चाहते हैं। एक्चुअल में हम डिफिनेशन से बताना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जिससे उसको खूब डिस्क्राइब मिल सके, उसका वर्णन किया जा सके, उसका डिस्क्रिप्शन किया जा सके, वह उसका डिफिनेशन कहलाता है, यानी उसके बारे में जानकारी। तो अगर आप अपने आप को डिफाइन करो, हम चाह रहे हैं आपके बारे में जानकारी प्राप्त करना, हम आपके डिफिनेशन क्यों पूछ रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि आपके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो। तो आप बहुत वर्ड बताकर अपने बारे में जो जानकारी दीजिएगा और उसी बात को अगर एक छोटे से टर्म में बताकर जानकारी दीजिएगा तो वह ज़्यादा बेस्ट होगा। तो कहने के मेरा मतलब ये है, डिफिनेशन का सीधा सा डिफिनेशन है, आप जो कुछ भी किसी के बारे में जानते हो, किसी चीज़ का डिफिनेशन आपसे पूछा जाए और उसके बारे में आप जो कुछ भी जानते हो सारा उसका डिफिनेशन होता है। अब बात आती है कि डिफिनेशन बेस्ट कब होगा। ठीक है दोस्त, बेस्ट डिफिनेशन कब कहलाएगा। तो बात सीधा सा कि बेस्ट डिफिनेशन के लिए आप किसी चीज़ के बारे में कम बताओ और उससे अगर अधिक जानकारी प्राप्त हो जाए, उसका अधिक डिस्क्रिप्शन हो जाए, अधिक उसका वर्णन हो जाए, तो हम बोलेंगे, हम लोग कहेंगे कि यार देखिए यह इसका सबसे बेस्ट डिफिनेशन है। तो अभी से हम लोग बुक्स की या किसी की भी डिफिनेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो कुछ भी किसी के बारे में जानते हैं सब उसका डिफिनेशन होता है। बस यह बेस्ट कब होगा, जब हम कम बात बताएं और उससे उसके बारे में सारी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो जाए, तो कहेंगे यह इसका बेस्ट डिफिनेशन है। तो आज के बाद से आप लोग को रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा करो, जो भी आप जानते हो। कोई पूछ देता है कि भाई बताओ फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बस हम लोग क्या करते हैं, हाइपरटेंशन में याद था, 9वां में पढ़े थे, 8वां में पढ़े थे, 7वां तो मास्टर लिखाया हुआ था यार, ऐसे हम लोग करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम याद करते हैं कि हमें मास्टर लाइन बाय लाइन क्या लिखाया था। बिकॉज अगर हमें ये पता हो कि एक्चुअल में डिफिनेशन का क्या डिफिनेशन है तो हम ये बताएंगे। अगर कोई टीचर, अगर आप उसके बारे में बताते हो और कोई टीचर, आप उसके बारे में ध्यान रखिएगा, जिस टॉपिक से आपको पूछा जाए उसी के बारे में होना चाहिए। अगर आप फालतू में बताइएगा तो वह उसका डिफिनेशन नहीं होगा। लेकिन जिस टॉपिक के बारे में पूछ रहा है उसके बारे में आप कुछ भी डिफाइन करते हो तो वह उसका डिफिनेशन कहलाता है। बस
बट यह बेस्ट होगा कि नहीं, यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितना शॉर्ट टर्म में उसको अच्छे से डिफाइन, उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हो। तो आज के बाद से हम लोग कोई भी टॉपिक रटेंगे नहीं, और यही कारण होता है कि हमें 9th क्लास और 8th क्लास वाला जो डिफिनेशन पढ़ाया गया था, हम लोग को रट्टा मारने की आदत रहती है। हम लोग उसको डिफिनेशन के अनुसार से याद करते हैं। अच्छा, जो सर लिखा दिए वह डिफिनेशन है, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। दोस्त, इसके कारण क्या होता है कि हम लोग बहुत अपना टाइम लैप्स करते हैं और लाइन बाइन रटने की कोशिश करते हैं। अब क्या करना है, आज से आपको जिस चीज़ के बारे में पूछा जाए, आप सिर्फ उस चीज़ के बारे में जो जानते हो सब बता दो। बस अगर आप उस चीज़ के बारे में छोटा बताकर और उसके बारे में सारा जानकारी दे सको, यह सबसे बेहतर होता है। लेकिन अगर हमें वो छोटा करने अगर उस समय नहीं आ रहा है तो हम उसके बारे में सारी जानकारी बताएंगे। अगर कोई टीचर आपको इस तरीके से बताते हो उसके बारे में कोई जानकारी और कहता है कि ये इसका डिफिनेशन नहीं है, तो ये गलत चीज़ें हैं। मानिए कि उनको डिफिनेशन का डिफिनेशन पता नहीं है कि एक्चुअल में डिफिनेशन का क्या मतलब है। यही कारण है कि आपको एग्जामिनेशन में कहा जाता है कि राइट योर आंसर योर ओन लैंग्वेज, राइट योर आंसर इन योर ओन लैंग्वेज। इसीलिए एग्जामिनेशन में कहा जाता है कि आप अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, बिकॉज उसका कोई डिफिनेशन नहीं है। आप उसके बारे में जो जानते हैं, आप उसको कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वही उसका डिफिनेशन है, वही उसका आंसर है। ठीक है दोस्त, तो अब से हम लोग डिफिनेशन का डिफिनेशन ये बना लिए कि हम लोग कोशिश करेंगे जो कुछ भी हमसे पूछा जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी या किसी चीज़ का डिफिनेशन, फोर्स, मैटर, जो कुछ भी हम उससे रिलेटेड जानते हैं वो उसका डिफिनेशन होगा। बट बेस्ट कब होगा, हम कोशिश करेंगे उसको क्या कम शब्दों में अच्छे से एक्सप्लेन करें। बुक की डिफिनेशन इसलिए बेहतर होती है क्योंकि वह जो काम आपको हम बता रहे हैं कि वह बुक का जो डिफिनेशन लिखा रहता है वह एक्चुअल में बेस्ट तरीका से ही लिखा हुआ रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप रट्टा मार लीजिए, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसी चीज़ को फॉलो करें। हम अपने तरीका से भी बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस उसको कर सकते हैं। तो ये था डिफिनेशन का डिफिनेशन। अपेक्षा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि डिफिनेशन का क्या मतलब एक्चुअल में होता है। तो अब बात करते हैं हम लोग साइंस की। एक्चुअल में साइंस क्या है, साइंस का क्या सही मतलब है, साइंस एक्चुअल में होता क्या है, ये हमारे दैनिक जीवन से किस तरह रिलेटेड है, क्या करता है साइंस, साइंटिस्ट क्या करता है, इंजीनियर्स क्या करता है, कैसे ये हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग साइंस को। तो साइंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि हमारे आसपास होने वाले घटनाओं के बारे में, होने वाले इवेंट्स के बारे में। हम लोग चारों तरफ बहुत सारे इवेंट्स से घिरे हुए हैं। इवेंट्स मतलब घटनाओं से घिरे हुए हैं। अब ये घटनाएं क्या हो सकती है, लाइक सनलाइट का आना, हवा का बहना, कार का चलना, मेरे साउंड के आपके पास पहुंचना, पंखा का रोटेशन, पंखा से हवा का आना, बल्ब का जलना, करंट फ्लो होना, तार पकड़ने के बाद करंट मार देना, लाइक सो मेनी इवेंट्स। टेबलेट खाने के बाद बॉडी फिट हो जाना, दवा खाने के बाद शरीर ठीक होना, ढेर सारी घटनाएं हो रहा है हमारे आसपास। हम काफ़ी घटनाओं से घिरे हुए हैं, आंधी आना, तूफान आना, बाढ़ आना, सो मेनी इवेंट्स। वी आर सराउंडेड बाय लॉट ऑफ इवेंट्स, ढेर सारे इवेंट्स सब घिरे हुए हैं। अब बात आती है कि जब इतनी घटनाओं से घिरे हुए तो हमको थोड़ा घटना को समझना पड़ेगा, इवेंट्स को समझना पड़ेगा। दोस्त, जितने इवेंट्स हमारे आसपास हो रहे हैं, इस इवेंट को समझने के बाद आपको साइंस अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग पहले इवेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि साइंस एक्चुअल में वहीं से आया हुआ है। साइंस एक्चुअल में इन इवेंट्स से ही आया हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इवेंट को समझना। तो जितने हमारे आसपास जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही है, वो दो तरीके की घटनाएं हैं। क्या दो तरह की, एक प्रोसीजरल इवेंट्स और दूसरा नॉन प्रोसीजरल इवेंट्स। आप लोगों का कहना होगा सर प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल लिख दिए, ये क्या होता है जी। देखिए दोस्त, प्रोसीजरल इवेंट्स उसको कहते हैं वैसी घटनाएं, वैसे इवेंट्स जो एक पैटर्न में हो,
इन अ पैटर्न, या कह सकते हैं इन अ सीक्वेंस, या कह सकते हैं इन अ मैनर। वैसी घटनाएं जो पैटर्न में हो या सीक्वेंस में हो या मैनर में हो, ऐसी घटनाओं को हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल इवेंट्स। नॉन प्रोसीजरल क्या होगा? नॉट इन अ पैटर्न, इसका कोई पैटर्न नहीं होता है, नॉट पैटर्न, नो सीक्वेंस, नॉट इन अ मैनर। दोस्त ये बात तो हमें समझ में आ गई कि नॉट इन अ पैटर्न, ये सब क्या चीज़ें हैं, नॉट इन अ पैटर्न, नॉट इन अ मैनर। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्त एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए दोस्त कि देखिए 2 4 6 2 4 6 8, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो हम में से प्रत्येक का आंसर एक ही आएगा, यहाँ पे 10 होगा। बहुत ही आसानी से बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा। जबकि अगर हम यहाँ आपसे पूछे कि आपके पास कुछ डाटा इस तरीके से है 1 0 5 3 2 0 1 7 9 3 2 5 7 2, यहाँ क्या होगा दोस्त बताओ, अब यहाँ क्या होगा? हम लोगों में से सारे बोलेंगे कि इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली, वी कांट प्रिडिक्ट, वी कांट प्रिडिक्ट, हम पता नहीं कर सकते कि यहाँ क्या होगा, वी कांट प्रिडिक्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब इस रीजन को समझिए, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसी में साइंस छुपी हुई है एक्चुअल में। अब आइए देखते हैं, देखिए ध्यान से देखिए इस चीज़ को, 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अब आप यहाँ पे 10 कैसे बता पाए, उस चीज़ को सोचिए। बहुत ही आसान है, हम सब बोलेंगे कि पीछे से लॉजिक मिल रहा है हमें, 2 2 2 2 का डिफरेंस है, तो आगे 2 से ही यह बढ़ा हुआ होगा, इंक्रीमेंट 2 का ही है। मतलब आपको क्या मिला? आपको मिला एक पैटर्न, आपको क्या मिला? एक पैटर्न, एक सीक्वेंस, एक तरीका, इन अ मैनर, एक मैनर, आपको एक मैनर मिला। यहाँ पे दोस्त क्या मिला? एक मैनर, एक पैटर्न में हो रहा है जिससे कारण आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, ये एक पैटर्न में हो रहा है जिससे कारण आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। जबकि आप यहाँ देखो तो ये रैंडमली 1 हो जा रहा है, कभी 0 हो जा रहा है, कभी 5, कभी 3, कभी 2, कभी 1, कभी 0, कभी 1 7 9 3, कोई पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है, कोई मैनर नहीं दिख रहा है, पीछे के डाटा से आपको कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है। तो इस केस में हम क्या आएगा, क्या हो सकता है, इसका प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। बात क्या समझ में आ रही है? तो ऐसी घटनाओं को बोलते हैं नॉन प्रोसीजरल इवेंट्स, जिसका घटने का कोई पैटर्न ही नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी वहाँ से, कभी वहाँ से। ठीक है दोस्त, अब देखिए बात आ जाती है कि ये तो मैथमेटिक्स के रूप में हम समझे कि प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल से क्या मतलब है। अब आ जाइए हम अपने वातावरण पे, इन्वायरमेंट में चलते हैं कि क्या प्रोसीजरल है और क्या नॉन प्रोसीजरल है। ठीक है, अब चलिए सोचते हैं कि मौसम विभाग के अनुसार बता दिया जाता है कि चलो आंधी आ रही है, इतने देर के बाद बिहार में इतना के स्पीड से आंधी चलेगी, यहाँ से चली है तूफान और इतने देर के बाद बिहार में इतना के स्पीड से हवा चलने वाली है। ये हो कैसे रहा दोस्त? ये जो घटना हो रही है एक्चुअल में कैसे का बता पा रहा है? एक्चुअल में यहाँ जहाँ तूफान उठा हुआ है वहाँ से कितना के स्पीड में जो एयर है वो फ्लो हो रहा है, कितना के स्पीड में आ रहा है और किस रेट से वह स्पीड कम हो रहा है वो उनको पता है, और कितना दूरी वहाँ से बिहार की है यह उनको पता है। तो वो क्या करेंगे?
वो करेंगे कैलकुलेशन कि इतना स्पीड से इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में इतना रेट से घट रहा है तो कितने टाइम में पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक पैटर्न में घट रहा है, एक सीक्वेंस में घटना घटित होके आ रहा है। तो वो कैलकुलेट कर लेंगे, बोलेंगे इतने देर के बाद बिहार में इतने की स्पीड से आंधी चलने वाली है या इतना स्पीड रहने वाला है, बिकॉज ये घटना किसमें हो रहा है, पैटर्न में हो रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, इधर ना पैटर्न में होने वाली घटना के बारे में बात कर ले रहे हैं, वैसी घटना जिसका पैटर्न में नहीं हो रहा है। हम लोग में से अर्थक्वेक, भूकंप का नाम तो सब आदमी सुने होंगे। क्या होता है अर्थक्वेक में? अर्थक्वेक में आप देखिएगा क्या होगा कि कभी भूकंप यहाँ हो रहा है, कभी वहाँ से 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 हो रहा है। मतलब इसका घटने का पैटर्न ही कोई पता नहीं चल पा रहा है। जो घटना हो रही है अर्थक्वेक का, इसका कोई पैटर्न ही पता नहीं चल रहा है। और इसीलिए आप देखिएगा कि कभी भी अर्थक्वेक के बारे में फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं किया जाता है कि आने वाले टाइम में 10 तारीख को ये अर्थक्वेक होने वाला है या 11 को अर्थक्वेक होने वाला है। इसके पीछे का सीधा सा रीजन है कि अर्थक्वेक का कोई पैटर्न नहीं है। और दोस्त, जिस घटना का भी कोई पैटर्न नहीं होता है, उस घटना को हम कभी भी उसके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, वह सिर्फ हिस्ट्री बन जाती है। उसको आपको याद रखना है कि भूकंप आया इस दिन, इतने आदमी मरे, इतने आदमी मरे, इतने आदमी मरे। क्लियर? इतना बिल्डिंग गया, इतना बिल्डिंग गया। कारण क्यों? क्योंकि ये घटना पैटर्न में नहीं होते हैं। और जो घटना पैटर्न में नहीं होते हैं, उस घटना को हम साइंस में नहीं रखते हैं, वो हमारा हिस्ट्री बनकर रह जाता है। और चूंकि ये घटना एक पैटर्न में हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं क्या कि एक सिस्टमेटिक वे में होने वाला इवेंट है। ये सिस्टमेटिक इवेंट्स है। कैसा है? सिस्टमेटिक इवेंट्स। ये है सिस्टमेटिक इवेंट्स, जो घटना एक पैटर्न में हो रहा है। तो हमारे आसपास होने वाले घटनाओं में से कुछ पैटर्न में होने वाले हैं, कुछ न पैटर्न में होने वाली घटना है। न पैटर्न में होने वाली घटनाएं हिस्ट्री बन जाती है। हाँ, साइंटिस्ट ये जरूर बता सकता है, ये पता जरूर कर सकता है कि देखिए इतना के स्पीड से वेव जनरेट हुआ। जैसे आप भूकंप अर्थक्वेक आता है तो वेव के रूप में ट्रेवल करता है, वेव के रूप में जाता है आगे की ओर। तो मान लीजिए इतनी एनर्जी की वेव है और इस वेव की एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, तो अभी जितना मैग्नीट्यूड में भूकंप है, जितना मान में भूकंप है, वो धीरे धीरे इसकी मैग्नीट्यूड कम हो रही है। तो इतना दूरी जाने के बाद कितना से कम जाएगा वह निकाल के आपको बता सकता है, क्योंकि ये चीज़ें एक पैटर्न में हो रही है, धीरे धीरे रिडक्शन हो रही है, रेट किस रेट से कम रही है, किस पैटर्न से आगे बढ़ रही है। चूंकि ये एक पैटर्न में हो रहा है, तो आपको ये साइंटिस्ट कैलकुलेशन करके बता सकता है। तो यह पॉसिबल है कि अर्थक्वेक आने के बाद मान लीजिए यहाँ से डेवलप हुआ, तो हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जाते जाते कुछ टाइम लगेगा इस वेव को। इतने देर में अगर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, हम लोग का कम्युनिकेशन सिस्टम तगड़ा होगा, तो 1 मिनट पहले या 30 सेकंड पहले फ़ोन करके बताया जा सकता है कि वहाँ अर्थक्वेक आने वाली है। क्योंकि जब तक ये ट्रेवल करेगी, जब तक इसमें टाइम लगेगा, उससे पहले अगर हमारा कम्युनिकेटिंग वेव, वहाँ कम्युनिकेशन वाला अगर हमारा तगड़ा होगा तो वहाँ पहुँच जाएगा, तो हम यह उससे पहले बता पाएंगे कि अर्थक्वेक कब आने वाली है। तो ये एक पैटर्न में हो रहा है, इसलिए पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक वे में हो रहा है, एक सिस्टमैटिक वे में हो रहा है इसलिए। तो ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हम लोग बात करें साइंस की अगर हम लोग बात करेंगे कि साइंस क्या है, तो हम लोग बचपन से रट्टा मारते आए हुए हैं, साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। ओके, साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट which happens around us. ओके, तो ये सिस्टमैटिक वे क्या था? क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों परीक्षणों के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा तो हम बचपन से रट्टा मारते आए हुए, बट एक्चुअल में ये परिभाषा क्या डील करता है, उसका सही मतलब हमें नहीं पता होता है। फैक्ट ये है, उसका सही मतलब आप हमको पता नहीं होता है। तो एक्चुअल में
ध्यान से सुनिएगा कि साइंस का क्या, इसीलिए हम लोग साइंस को अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि साइंस जो है उसी घटनाओं को डील करता है जो एक सिस्टमेटिक वे में हो रहा होता है, जो इवेंट सिस्टमेटिक वे में हो रहा होता है। और हम हमारे पूरे बुक को, आप साइंस की पूरी बुक उलट के देख लेना, जितने भी टॉपिक का चैप्टर दिया गया होगा वो उन सारी घटनाओं से भरा पड़ा है जो एक सिस्टमेटिक वे में हो रहा होता है। लाइक हमें देखिएगा, साउंड हमारा जो जा रहा है एक सिस्टमेटिक वे में हो रहा है, एक पंखा जो रोटेट कर रहा है, एक रेवोल्यूशन इतना सेकंड में, एक चक्कर इतने सेकंड में लगा लेता है, तो 10 चक्कर कितने सेकंड में लगाएगा, आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि वहाँ एक सिस्टमेटिक वे में, एक पैटर्न में वो घटना हो रही है। सन से लाइट आ रही है, तो सन से लाइट आने के बाद जब सन से हमारी लाइट हमारे पास आती है तो लाइट पड़ने के बाद कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, इतने एंगल से आएगा तो इतना पे जाएगा, क्योंकि एक पैटर्न में हो रहा है, तभी आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। आपको पता है कि यहाँ साइंस जब लाइट आएगा यहाँ से तो इमेज कहाँ बनेगा, एक पैटर्न में हो रहा है, तो आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। अगर यह पैटर्न में नहीं होता तो इसे पता लगा पाना काफ़ी डिफिकल्ट था, और यह हमारे साइंस का पार्ट ही नहीं होता, हमें साइंस में नहीं पढ़ना होता, हम साइंस में से पढ़ते ही नहीं, क्योंकि साइंस में वही चैप्टर रखा हुआ है जो एक पैटर्न में होता है। और जरा सोचिए कि जो चीज़ पैटर्न में होता है, जिसका कोई ना कोई पीछे का रिलेशनशिप है, यानी कह सकते हैं वह एक पजल है जिसको सुलझाना रहता है, तो यही तो पूरी साइंस है, जिसमें कि केवल हम लोग क्या करते हैं, पजल सुलझाते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, बच्चे को साइंस जो टफ लगता है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि देखिए ये पजल तो आपको आसान दे दिया गया, बहुत ही आसान, आसान नहीं बहुत ही आसान। तो इस केस में आपको लगता है कि देखिए ये पजल आसान है तो इसे कोई भी सुलझा लेगा, लेकिन यही में इसी में अगर कभी कभी पजल क्या होता है कि कभी थोड़ा टफ, थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है, जिसको आपको सोचना पड़ता है कि कैसे ये आपस में जुड़ा हुआ है, आगे क्या आएगा, क्या होने वाला है, किस तरीके से, तो ये आपको सुलझाना रहता है। और अगर ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो हमें लगता है कि साइंस टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जरा सोचो ये पजल है, तो पजल में ही कोई आसान पजल में गेम में उसमें कोई आसान आपको मिल जाता है खेलने के लिए, कोई टफ रहता है, तो क्या होता है कि टफ वाला लगता है कि हमसे नहीं होने वाला है, बट करते हैं तो हम कर पाते हैं ना। ये तो एक गेम है, ठीक है, ये तो एक गेम है, ठीक। चूंकि यह एक गेम है तो ये गेम एक पैटर्न में हो रहा, तो हम उसको क्यों नहीं सुलझा सकते। आप जितने भी गेम देखो तो आप क्यों गेम को खेल पाते हो, डन कर पाते हो, क्योंकि एक पैटर्न में हो रहा होता है, एक सीक्वेंस में हो रहा था, पूरा गेम एक पैटर्न का है। इसी बात के लिए कि हाइजेनबर्ग और आइंस्टीन में कंट्रोवर्सी भी चल रहा था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और आइंस्टीन, आप अपेक्षा करते हैं इनके नाम आप सुने होइएगा, आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, तो अगर नहीं सुने हुए तो सुन लीजिए। इन दोनों में कंट्रोवर्सी इसी दोनों मैटर को लेकर था। आइंस्टीन का कहना था कि दोस्तों कि जितने भी इवेंट्स होते हैं वह एक पैटर्न में होता है, सारे इवेंट्स, और हाइजेनबर्ग का कहना था कि देखिए कुछ इवेंट्स जो है वह उसका होने का कोई पैटर्न नहीं होता है, वो अनसर्टेन होता है। तो आप बोलोगे देखिए कि हाइजेनबर्ग तो सही बोल रहे हैं, बट आप देखिए अभी आपको हम समझाते हैं दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है कैसे। देखिए हाइजेनबर्ग के कहने के अनुसार क्या था कि दुनिया में जितने इवेंट्स है उसमें से कुछ इवेंट्स ऐसे भी है जो अनसर्टेन है, जिसके होने का कोई सर्टेनिटी नहीं है, वो किसी क्रम में नहीं हैपन होते हैं। तो ये बात भी सही है कि भाई सही में कुछ इवेंट्स ऐसे जो अनसर्टेन होते हैं, जिसके घटने का कोई क्रम नहीं होता है। अब बात करते हैं आइंस्टीन के अनुसार, तो उनके कहने के अनुसार था कि अच्छा इसका हम पता लगा लिए हैं। सपोज दैट किसी को ये भी नहीं मालूम होता कि दो का अंतर, ये समझ नहीं होता। ज़रा सोचिए कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको, कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनको ये समझ नहीं होता कि इसमें दो का डिफरेंस है, तो क्या वो 10 यहाँ भी बता पाते? नहीं। मतलब उनको ये मालूम है कि यहाँ दो के पैटर्न है, तो दो का डिफरेंस है, तो ये पैटर्न ढूंढ पा रहे हैं। अगर उनको ये ना मालूम होता तो उनको ये भी तो लगता कि ये घटना भी पैटर्न में नहीं है। मतलब उनको पैटर्न मालूम है तब वो पता लगा पा रहे हैं, और वो उनको ये समझ नहीं होता तो ये क्या कहते हैं, ये पैटर्न में नहीं है। शायद इसमें कोई पैटर्न हो, हमें बहुत मेहनत करना पड़े इस पैटर्न को ढूंढने के लिए, लेकिन हम अभी ढूंढ नहीं पा रहे, कॉम्प्लेक्स है। तो पैटर्न होगा, कोई ना कोई पैटर्न होगा जिसको हम ढूंढ अभी नहीं पा रहे हैं, या कॉम्प्लेक्स है तो कोई ना कोई पैटर्न उसका होगा। आइंस्टीन का कहना था कि उसका कोई ना कोई पैटर्न होगा जिसको हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। बात कुछ समझ में अब आपको लगा कि आइंस्टीन का भी कहना सही है कि पैटर्न कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, शायद बहुत मेहनत, सालों साल मेहनत करने के बाद इसमें से कोई पैटर्न निकल के आए इन घटनाओं में से।
तो ऐसी घटनाएं हैं। आज यही काम अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं अर्थक्वेक पे, तो यही पैटर्न ढूंढने के काम ही कर रहे हैं। पैटर्न जिस दिन मिल जाएगा हम लोग अर्थक्वेक को भी फ्यूचर प्रिडिक्शन करना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली कि हमें पैटर्न मिलेगा। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कोई भी साइंटिस्ट और इंजीनियर बिना पैटर्न वाले पे कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला बिना पैटर्न और इससे बिना पैटर्न और बिना सीक्वेंस में जो घटना हो रही है उसको साइंटिस्ट और इंजीनियर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये चीज है कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं, या साइंटिस्ट कोशिश कर सकता है, इंजीनियर कोशिश कर सकता है कि उसमें से कुछ पैटर्न ढूंढा जाए और उसको रिलेट करके कुछ नया चीज प्रिडिक्ट किया जाए। या फिर आप देखोगे कि जितने भी साइंटिस्ट और इंजीनियर जो भी हुए हैं, जो भी आपको फार्मूला लिखा हुआ मिल जाता, वो कुछ किए नहीं, वो सिर्फ इतना ही काम किए कि जितने भी पैटर्न है उसको ढूंढने में अपनी जिंदगी लगा दिए। वो पैटर्न को ढूंढने में अपनी जिंदगी लगा दिए, यह उनकी सबसे बड़ी योगदान है। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ये गॉड वाली बात नहीं थी, बात यही थी कि वो पैटर्न ढूंढने में अपनी जिंदगी लगाए थे। और पैटर्न ढूंढ के क्या कर दिए, पैटर्न फाइंड करके वो फॉर्मूला एस्टेब्लिश करते थे। तो पूरी गेम चलती है, पूरी जिंदगी हमारी पूरी जिंदगी की गेम चल रही है पैटर्न पे। और कोई आदमी किसी चीज का फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहा है, या ज्योतिषी भी आप देखोगे तो वो भी पीछे का पैटर्न ढूंढता है। मतलब पूरी दुनिया गोल 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 पैटर्न के राउंड घूम रहा है। और हम साइंटिस्ट और इंजीनियर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो भी वो पैटर्न पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि पैटर्न हमें कुछ पता लगे, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सके, उसके बेसिस पे हम कोई फार्मूला बना सके। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और इसी के कारण साइंटिस्ट और साइंस पूरा का पूरा पैटर्न से रिलेटेड चैप्टर है। आप जो भी चैप्टर ले लो, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ले लो, आप ऑप्टिक्स लाइट ले लो, जितने भी चैप्टर, मैग्नेटिज्म ले लो, कोई भी चैप्टर आप उठा लो, फिजिक्स केमिस्ट्री सारे बायोलॉजी, कुछ भी चैप्टर आप उठा लो, सारा पैटर्न पर मिलेंगे। तभी उसमें फॉर्मूला है, तभी उसमें कुछ एप्लीकेशन है, तभी हम उसको जोड़ के आगे देखते हैं, क्योंकि यह एक पैटर्न फुल घटना है। और पूरे साइंस में केवल पैटर्न है। और जब पैटर्न की बात होती है तो हमारे दिमाग में बात समझ में आ जाती है कि पैटर्न को तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। ये अलग बात है कि कभी कॉम्प्लेक्स पैटर्न होगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर कम आसान पैटर्न होगा तो आसान पैटर्न आसानी से समझ में आएगा। इसीलिए आप देखते होइएगा कुछ टॉपिक आपको आसानी से समझ में आती है क्योंकि वहाँ का जो पैटर्न होता है बहुत ही आसान होता है, जबकि कुछ पैटर्न हमें समझने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है, सोचने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त, क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स पैटर्न लेके उसको जोड़ा गया रहता है। और इस पैटर्न को जोड़ने के लिए हम लोग जो फिजिकल घटनाएं हो रही है, जो हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही है, उस घटना को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स जैसा औजार, क्योंकि ये हमें उस पैटर्न को जोड़ने में बहुत मदद करता है। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस पैटर्न को जोड़ने में बहुत मदद कर सकता है। तो ये बात तो आज से फिक्स कर लो कि साइंस में आपको पूरा एकदम पजल मिलने वाला है, गेम मिलने वाला है। और चूंकि ये पजल सुलझाना है, तो जिस दिन आपके दिमाग में आ गया कि ये पढ़ाई नहीं, ये पजल है, आपको साइंस में इतना मजा आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यही साइंस की ओरिजिनल रियलिटी है। इसीलिए आप देखिएगा कि साइंस को सब मजेदार सब्जेक्ट बताता है, लेकिन जिसको टफ लगता है, जिसको ये रियलिटी नहीं पता है, वो कहता है यार साइंस सच में बहुत टफ है, बिकॉज उसकी ये सच्चाई पता नहीं कि भाई ये तो पजल है। और आप देखो जो बच्चा पजल सुलझाता रहता है साइंस का, उसको लगता है साइंस, अरे चलो ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे हो रहा होता है, इससे आ रहा होता है, इससे जा रहा होगा, ये आएगा तो ऐसे जाएगा। अब उसको पता चल रहा है, वो पैटर्न पता चल रहा है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, एकदम एग्जैक्टली साइंस को मजा इंटरटेन कर रहा है। और वो लगता है आप लोगों को वो पढ़ने में बहुत तेज है। वो कुछ नहीं, वो पजल खेल रहा है, उसका पजल खेलने में उसको मजा आ रहा है, उसको पीछे का रहस्य सुलझाने में मजा आ रहा है, पैटर्न देखने में मजा आ रहा है, पैटर्न सुलझाने में मजा आ रहा है। यही एक्चुअल गेम है साइंस का। ठीक है दोस्त, ये चीजें हमारे साथ डिस्कस हो जानी चाहिए थी बचपन में ही, ताकि हमारा दिमाग उस तरीके से काम कर सके, उस अप्रोच से काम कर सके। हम कमजोर होते नहीं, हमारे तरीका हम लोगों को कमजोर बना देता है। एक्चुअल में हम कमजोर स्टूडेंट नहीं होते बचपन से, सबका आईक्यू लेवल लगभग सिमिलर ही रहता है, उतना भी वीक नहीं रहता है। लेकिन हम लोगों को जो सोचने का तरीका है, वो जो स्किल्ड है, वो हमारे दिमाग में
भरा नहीं जाता है, उस तरीके से डाला नहीं जाता है, जिसे हमारे माइंड में इंस्टॉल नहीं किया जाता है, जिसके कारण हम लोग इस तरीके का हमारा माइंड सेटअप बन जाता है और हम उसी पैटर्न में पढ़ने लगते हैं। ना क्रिएटिव आइडिया ना रहता, ना क्रिएटिव माइंड रहता है। तो अपेक्षा करते हैं शायद आज से पहले आपके साथ शायद ही किसी टीचर ने इस तरह के कोई डिस्कशन किया हो। हम अपेक्षा करते हैं क्योंकि हम भी इससे पहले, हम भी डायरेक्ट टपके नहीं है, हम भी इसी तरीके से पढ़ के आए, आगे बढ़े, तो हमारे साथ भी कोई टीचर डिस्कस नहीं किया। नेचुरली हमारे साथ ऐसा हो रहा था तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने जो भी स्टूडेंट है या फिर हम हमारे जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम भी अपने गाइडेंस दे सके इस तरीके का। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं इसमें कि अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग ये सब चीज़ पैटर्न और साइंस तो समझ में आ गया। अब साइंस के बारे में आपसे अगर कोई भी पूछेगा तो आप तो सीधे कहिएगा भाई सिस्टमेटिक इवेंट्स जो भी हो रहा है हमारे आसपास, जो ट्रुथ सत्य से रिलेटेड जो भी सिस्टमेटिक इवेंट्स हो रहे हैं, वह सारे जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में हो रहे हैं वह सारे क्या है, वो साइंस है। आ जाइए बात करते हैं साइंस की डिफिनेशन की। अब आइए हम लोग अब डिफाइन कर ले इसको, डिफिनेशन के बाद और साइंस की डिफिनेशन के बारे में नोट करें। तो हम लोग क्या सीखें अभी बताइए, यहाँ से हम लोग साइंस के बारे में क्या सीखें। साइंस क्या बोले हम लोग, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी इवेंट्स और एक्सपेरिमेंट happen in our physical world। जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड है उसमें होने वाले जितने इवेंट्स और एक्सपेरिमेंट है उसका सिस्टमेटिक नॉलेज ही को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस। दोस्त अब आज ये थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं और बेसिक जानकारी। साइंस जो है ये एक लैटिन वर्ड से निकला, साइंटिया वर्ड से निकला हुआ है। साइंस जो एक्चुअल में ये जो वर्ड आया हुआ है, साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स, जिसका मतलब होता है नेचर, जिसका मतलब होता है नेचर, ओके सॉरी, जिसका मतलब होता है नॉलेज, नेचर फिजिक्स का नॉलेज, ठीक है दोस्त, जिसका मतलब होता है नॉलेज, ओके। फादर ऑफ साइंस known as Aristotle। अरिस्टोटल को फादर ऑफ साइंस माना जाता है। देखिए एक्चुअल में फादर किसको बोलते हैं, जब किसी काम में किसी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, योगदान ज़्यादा हो तो उसको फादर के रूप में रिगार्ड किया जाता है। ऑल द इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान है साइंस में, वैसे आप लोग भी देखे, आप लोग भी सुने बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम, बट हम लोग एरिस्टोटल को फादर ऑफ साइंस रिगार्ड करते हैं, मानते हैं। ये था साइंस के बारे में। अब ये साइंस का, अब आपको साइंस की डिफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और वैसे भी आपको हम डिफिनेशन समझा रखे हैं, तो ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप नॉर्मली बताओ कि ये जो लाइट आ रहा है और ये लाइट जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, मेरी साउंड जो आपके पास जा रही है, ये सब जो घटना एक पैटर्न में हो रहा है, इसी को साइंस कहते हैं, इसी को साइंस बोलते हैं, इसी मिस्ट्री को साइंस बोलते हैं, और इसी को हम सुलझाने में अपनी ज़िंदगी लगाते हैं। और एक्चुअल में बहुत ही मज़ेदार है, अमेजिंग है, गेम है ना, मज़ा तो आएगा ही, बस आपका सोचने का जो वे होता है वह गलत रहता है कि पढ़ना है। एक्चुअल में गेम है ये,
है ना। अब गेम कितना आप सुलझाते हो, इसीलिए देखो साइंटिस्टों को बहुत मजा आता है, क्योंकि वो करता क्या, पजल सुलझाते रहता है, गेम है ना, गेम खेलता है एक्चुअल में, कि दुनिया का जो भी पैटर्न में होने वाली घटना है उसको ढूंढना, उसको जोड़ना, उसको रिलेट करके देखना, इसीलिए साइंटिस्ट को मजा आता है। दोस्तों अभी हम लोग साइंस को समझ लिए। अब एक्चुअल में क्या है कि जितने भी घटनाएं हो रही है हमारे आसपास, जो हमारे नेचर में, जो हमारे अराउंड में जो भी घटनाएं हो रही है, उस सब घटनाओं को अगर हम एक साथ समझने जाए तो हौच पौच खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को आसानी से समझने के लिए, इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए जो भी घटनाएं हैं उसको बांट लेंगे, उसको क्लासिफाई कर लेंगे, कैटेगराइज कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग साइंस को, इसको अगर आप चाहो तो नोट कर लो। आइए हम लोग देखते हैं साइंस को अपने स्टडी के लिए, अपने समझने के लिए किस तरीके से डिवाइड कर लिए। वैसे तो साइंस को मेजरली 2 पार्ट्स में बांटे थे हम लोग, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, बट हम लोग देखेंगे यहाँ तीनों एक साथ देख लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। हम सब आदमी इस सब चीज़ से पूरी तरह अवगत है, क्योंकि बचपन से ही हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, कुछ नहीं है दोस्त ये तीनों, बस हमारे आसपास होने वाली घटनाओं का, जो पैटर्न में होने वाली घटनाओं का कलेक्शन है, इस सब में मिलेगा। इसमें भी उस तरह की घटनाओं को पढ़ेंगे जो हमारे आसपास हो रहा है, इसमें भी उस तरह की घटना पढ़ेंगे हमारे आसपास हो रहा है, इसमें भी उस तरह के। तो अब हम लोग अपने आसपास होने वाली घटनाओं को बांट लिए हैं स्टडी करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि किस वाले पार्ट में किस तरह की घटनाओं को पढ़ेंगे, किस वाले पार्ट में किस तरह की घटनाओं को पढ़ेंगे, और इस वाले पार्ट में किस तरह की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, देखिए फिजिक्स। दोस्त एक दो बात और हमें साइंस के बारे में याद आया कि साइंस को संस्कृत में विज्ञान कहा जाता है। इन संस्कृत इट इज नॉन एज विज्ञान, संस्कृत में इसको विज्ञान कहा जाता है। और अरबिक में, इन अरबिक इट इज नॉन एज इल्म। देखते हो ना, कहता है कभी कभी ऐसे, तुम्हें इस बात की इल्म नहीं है, मतलब तुम्हें इस बात की नॉलेज नहीं है, तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है। और साइंस डील्स विथ सिस्टमैटिक नॉलेज नहीं, तो इसको हम लोग अरबिक में इल्म के नाम से जानते हैं, संस्कृत में इसको हम लोग विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये दो बात और भी नोट डाउन करने वाली थी, इसको भी आप लोग चाहो तो लिख लेना और देख लेना, कभी कहीं कोई पूछ ले। अब आ जाइए बात करते हैं हम लोग फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स जो है इट डिराइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। फ्यूसिस मीन्स नेचर, इसका मतलब होता है नेचर। फ्यूसिस मीन्स नेचर। अब देखिए ध्यान से, फिजिक्स वर्ड है, ड्राइव किया हुआ वर्ड है फ्यूसिस से, जिसका मतलब होता है नेचर। ठीक दोस्त, केमिस्ट्री जो है ये ड्राइव्ड है इट डिराइव्स फ्रॉम केमिया, जिसका मतलब होता है मीन्स ब्लैक सॉइल, मीन्स ब्लैक सॉइल। ये केमिया वर्ड से केमिस्ट्री आया हुआ है, फ्यूसिस वर्ड से फिजिक्स आया हुआ है, तो इसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल। ठीक, इसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल। और ये बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है बायोस और एक है लॉगोस। इसका मतलब होता है लिविंग थिंग्स
इसका मतलब होता है स्टडी, अध्ययन, है ना, बायोस और लोगोस। दोस्त एक्चुअल में क्या हुआ, अब हम लोग अपने आसपास के जो वातावरण में जितने भी घटनाएं हो रही जो हमारे इन्वायरमेंट में, उसको क्या किए, ध्यान सुनिएगा, उसमें से किस घटनाओं को हम फिजिक्स में रखें, किसको केमिस्ट्री में, किसको बायोलॉजी में। तो फिजिक्स क्या है, नेचर, प्रकृति और प्राकृतिक में होने वाली जितनी घटनाएं थी उस सब को हम लोग कहें कि ये पढ़ना अगर है, आपको ये सीखना है, तो प्राकृतिक और प्रकृति में होने वाली घटना के बारे में सोचिए। क्या, लाइट का आना, हीट लगना, टेम्परेचर बढ़ना, हवा का आना, आवाज़ आपके पास तक जाना, हवा का चलना, है ना, पंखा का रोटेशन, गाड़ी का चलना, एरोप्लेन का उड़ना, जितने भी घटनाएं हमें दिख रही है, चुंबक का चिपक जाना, जितने भी घटनाएं दिख रही है हमें प्राकृतिक में होने वाले, नेचर में, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, यह सारे कहें, इस सब के बारे में आपको समझना है, इसके पैटर्न को समझना है, इसके बारे में, इसके सीक्वेंस को समझना है, ये कैसे हो रहा है, इसको रिलेट करना है, इसके बारे में कुछ सीखना है, तो आप चले जाइए फिजिक्स में। आप कहाँ चले जाइए, फिजिक्स में। तो बात आ जाती है कि जब हम उन सब चीज़ के बारे में यहाँ सीख ही ले रहे थे, तो फिर केमिस्ट्री क्या करता है, तो हम लोग ये बात कर सकते हैं फिर कि केमिस्ट्री क्या करता है। तो इससे पहले कि हम लोग इसको थोड़ा लिख ले कि यह प्राकृतिक और नेचर में होने वाले फिनोमेना का डील करता है, तो क्या लिखेंगे, इट डील्स दैट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, मतलब प्राकृतिक और प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के यह डील करता है। तो ये क्या करता है दोस्त, तो इसमें क्या हुआ, केमिस्ट्री में देखिए ये मार्कर आपको दिख रहा है, ये मार्कर को अगर थ्रो करेंगे तो ये मोशन करेगा, इसमें वेलोसिटी आएगा और जाकर लगेगा वहाँ फोर्स लगेगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये मार्कर बना किसका है ये फिजिक्स डील नहीं करता। किस मटेरियल से बना है, कैसा कंपोजिशन होगा, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, इसको फिजिक्स डील नहीं कर पा रहा था। मतलब इसका कंपोजिशन को डील नहीं कर रहा था, कैसे बना हुआ, किस तरह से मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए होंगे, किस तरह के मॉलिक्यूल्स से बने होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी हमें फिजिक्स नहीं दे रहे थे। मतलब मटेरियल के कंपोजिशन के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज से रिगार्डिंग ज़्यादा जानकारी हमें मिल नहीं रही थी फिजिक्स से, मतलब फिजिक्स से हमें पता नहीं चल रहा था। तो हम लोग क्या किए कि अच्छा इन सब चीज़ के बारे में, मटेरियल जो भी मटेरियल है उसके कंपोजिशन और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आपको समझना है, जो भी हमारे आसपास है उसमें किस तरह से वो जुड़ा हुआ है, किस तरह के सिक्वेंस, किस तरह का पैटर्न उसके मटेरियल और प्रॉपर्टी में पाया जाता है, अगर इस सबसे रिलेटेड कुछ सोचना है, ढूंढना है, सीखना है, तो आप चले जाइए केमिस्ट्री में। कहाँ चले जाइए, केमिस्ट्री में। तो क्या करेगा ये, क्या करेगा, इट डील्स दैट composition and properties of material, composition and properties of material। It deals that composition and property of material, okay, and how it react with another material, okay, one substance react with another substance। मतलब कुल मिला के ये कंपोजिशन और प्रॉपर्टी और उसके रिएक्शंस को डील करते हैं केमिस्ट्री। ठीक है दोस्त, तो अभी हमें केमिस्ट्री पता लग गया। अब फिर तो जब केमिस्ट्री और ये हो गया तो बायोलॉजी क्या करता है, तो भाई बायोलॉजी क्या किया, कहा कि देखो प्राकृतिक में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके रिलेटेड आपको कोई भी स्टडी करना है, कोई भी चीज़ सीखना है, कोई भी इवेंट्स उसमें हो रहा है, कोई भी फिनोमेना का आपको उससे रिलेटेड जोड़ के देखना है, कुछ भी सीखना है, तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सीखना है तो आपको बायोलॉजी वाले पार्ट में चले जाइए। ऐसा नहीं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिस्ट्री का रोल नहीं आता है। आज ये सारे इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हो रहे तो एक्चुअल में हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, हमारे प्रकृति में ही हो रहे हैं, तो ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि बायोलॉजी को क्या बोलेंगे हम लोग,
it deals with living organisms. It deals with लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये अलग बात है, अब हम लोग परिभाषा जो रटे रहते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ये लिखने का अपना अपना तरीका है। आपको पहले भी हम डिफिनेशन, इसलिए हम डिफिनेशन का डिफिनेशन समझा दिए कि आपको अब हाइपर नहीं होना है कि ये क्या बता दिए, कैसे बता दिए, हमें फैक्ट पता चलना चाहिए, दैट्स द डिफिनेशन, है ना। तो अब आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। It is the branch of science in which we study about the composition of material and properties of material. In the branch of science in which we study about the living organisms, है ना। तो इस तरीके से हम लोग समझ लिए कि एक्चुअल में फिजिक्स में प्रकृति के किस तरह की घटनाओं को रखा गया है, फिजिक्स में किस तरह की घटनाओं को हम लोग रखे, किस तरह के प्रोसीजरल और पैटर्नफुल इवेंट को रखे, केमिस्ट्री में किस तरह के रखे और बायोलॉजी में किस तरह के रखे। अब बात कर लेते हैं फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री और फादर ऑफ बायोलॉजी की। ठीक है दोस्त, देखिए इसके दो पापा, मतलब हम लोग दो तरह के फादर कंसिडर करते हैं, एक पुराने ज़माने के फिजिक्स के और एक मॉडर्न ज़माने के फिजिक्स के। तो देखिए पुराने ज़माने के फिजिक्स, है ना, आप लोग, हम अगर ये हो गया हो तो आप लोग चाहो तो नोट कर लो, जो लोग को नोट करना है, और हम इसको इरेज कर ले। इसके बाद देखते हैं हम लोग। देखिए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट करना चाहिएगा तो शायद कभी काम आ जाए। फिर देखिए दोस्त, जो मॉडर्न फिजिक्स का फादर हैं, फादर ऑफ एंशिएंट फिजिक्स इज न्यूटन, है ना। न्यूटन को हम लोग पुराने ज़माने के फिजिक्स के पिता मानते हैं, ठीक है। दूसरा, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज नोन एज आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टाइन को हम लोग क्या मानते हैं, मॉडर्न ज़माने के पिता मानते हैं। उसी तरीके से केमिस्ट्री की फादर की बात करेंगे। अच्छा, फादर के बारे में आप बात करें, जिसका रोल ज़्यादा होता है, उसमें योगदान जिसका ज़्यादा, उसको हम लोग फादर के रूप में रिस्पेक्ट देते हैं, उसको, है ना, उनको रिस्पेक्ट देते हैं फादर के रूप में। अच्छा दोस्त, ये केमिस्ट्री की बात कर लें तो एंशिएंट केमिस्ट्री के पिता, एंशिएंट केमिस्ट्री के फादर ऑफ एंशिएंट केमिस्ट्री केमिस्ट्री इज नोन एज चरक को मानते हैं हम लोग। चरक को हम लोग पुराने ज़माने के फादर मानते हैं। और मॉडर्न का हम लोग लेवोजियर को मानते हैं। लेवोजियर, ठीक है, लेवोजियर को हम लोग मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता मानते हैं और चरक को पुराने केमिस्ट्री को पिता मानते हैं। अच्छा दोस्त, बायोलॉजी के अरस्तु को, एरिस्टोटल को ही बायोलॉजी का फादर माना जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी नोन एज एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज एरिस्टोटल। अरस्तु को ही मानते हैं। ठीक है दोस्त, मतलब इतना हमें अब साइंस से समझ आएगा कि साइंस फैक्ट से रिलेटेड है। मतलब आपको पूरा फैक्ट चलने वाला है। अब आप साइंस को पढ़ने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। अब साइंस को आप अच्छे से समझ सकते हैं, अब साइंस को आप फील कर सकते हैं, अब साइंस का आप मज़ा ले सकते हैं। तो
आप लोगों का काम क्या है कि अपने से जितने भी जूनियर हो, कभी भी आप कोई चीज़ बताओ तो उसको इस तरीके से बताओ। यही चीज़ है, ये चीज़ें आप ज़रूरी है उन लोगों के लिए कि जो लोग डायरेक्ट बच्चे को टीच करने लगते हैं बट परिभाषा याद करवाने लगते हैं, उन लोगों के लिए भी है। जो उन लोगों के ऐसे बच्चे के माइंड सेटअप तैयार करना चाहिए जिससे बच्चा फुल्ली इंटरेस्ट के साथ पढ़ने के लिए आगे आए। और यह ज़रूरी चीज़ है, काफ़ी ज़रूरी। हम बहुत दिन से ये चीज़ फील कर रहे थे कि ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है हम आप लोगों को डिलीवर करें। और फाइनली आज मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर किया। चलिए तो अब हम लोग साइंस को बहुत ही मज़ेदार वे में स्टडी करने वाले हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।